नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो इनकम टैक्स कटता है उसकी सेविंग के लिए हम पहले से ही डिक्लेरेशन फार्म भरते हैं, जिसको हम सेविंग डिक्लेरेशन फार्म बोलते हैं और जिसका नंबर होता है 12BB। तो हम उसको सही तरीके से कैसे भर सकते हैं और हम उसको सही तरीके से भरने के बाद अगर अपने मुख्यालय या डिवीज़न ऑफिस भेजते हैं तो उसके द्वारा हमारा जो इनकम टैक्स कटता है या जो हमारा इनकम टैक्स हमारी सैलरी से कटना शुरू होता है वो कटने में काफ़ी हद तक बच जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने इस समय इनकम टैक्स के लिए दो विकल्प हमको दे रखे हैं। पहला है नया नियम, दूसरा है पुराना नियम। नए नियम के अनुसार हमको सरकार ने एक लिमिट तक छूट दे रखी, उसके बाद हमारा जो टैक्स कटेगा वह उसका अलग स्लैब होगा जिसमें हम अपनी कोई भी सेविंग दिखा नहीं सकते। लेकिन हम अगर पुराना नियम चुनते हैं तो हम उसमें अपनी सेविंग दिखा सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पर अपना तो अगर हमको अपनी सेविंग दिखानी है तो हमको अपना पुराना नियम चुनना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस फार्म में डालेंगे पुराने नियमानुसार और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है नाम वगैरह सब मांगेगा। ये मेरे पास फार्म है पूर्वोत्तर रेलवे का वर्ष 2023-24 हेतु आयकर संबंधी घोषणा पत्र। और दोस्तों, यह सेविंग डिक्लेरेशन का फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर यह सेविंग डिक्लेरेशन वाला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। संबंधी घोषणा पत्र बचत इस वर्ष में प्रभावी राशि। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर नाम दे रखा हुआ तो हम यहाँ अपना नाम भरेंगे। उसके बाद ये पद दे रखा है तो हम अपना जो भी रेलवे में जिस पद पर कार्यरत है वो हम यहाँ पद डालेंगे। उसके बाद ये हमारा आ जाता है बिल यूनिट, तो हम अपना बिल यूनिट डालेंगे। उसके बाद मांग रहा है ये पीएफ नंबर, तो हम अपना पीएफ नंबर ही भरेंगे। उसके बाद ये पैन नंबर मांग रहा है तो हम अपना पैन नंबर डालेंगे और जिस स्टेशन पर हम कार्यरत हैं वह स्टेशन हम यहाँ पर डालेंगे स्टेशन पे। उसके बाद ये आपका एड्रेस पूछ रहा है तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद हमारे सामने देखिए बहुत सारे कॉलम दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर दे रखा हुआ नियम जिसके अंतर्गत आयकर की छूट प्राप्त करनी है, नए नियम / पुराने नियम अनुसार। तो हम यहाँ पुराने नियम पे टिक कर देंगे। ऊपर फार्म पे भी हम पुराना नियम डाल देंगे, लिख देंगे। और उसके बाद देखिए हमारा पहला ऑप्शन दे रखा हुआ मकान किराया भुगतान की गई राशि। अगर हम किसी के घर में किराए पर रहते हैं, उसका हम किराया भुगतान करते हैं तो हमको उसका किराया देने की रसीद ले लेनी है। और जितना हम किराया 1 साल में देते हैं वो हम किराया यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो किसी भी शहर में 8,000 रुपये प्रति महीना किराया देता है तो 12 महीने का उसका किराया 96,000 होगा। तो यहाँ पर अपना 96,000 डाल सकता है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी किराया देते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ELSS। ELSS का मतलब होता है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड के अंतर्गत भी वह फंड आता है जिसमें हमने जो सेविंग कर रखी या जो हम म्यूचुअल फंड में सेविंग कर रखे हों वह ELSS के अंतर्गत आती हो। मतलब वह जिसको हम 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते, एक फिक्स टाइम के लिए हम सेविंग कर रहे हैं, उस सेविंग पे हमको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो हमारा ELSS में हमारा अगर कुछ पैसा तो वहाँ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे 60,000 ले रखा हुआ है। उसके बाद हम उसका ब्रैकेट में जो उसका फोलियो नंबर होगा हम वह यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारा आता LIC। अगर हमने कोई LIC कर रखी है या कोई बीमा कर रखा है उसकी अमाउंट हम यहाँ डालेंगे और उसके बाद उसका हम पॉलिसी नंबर ब्रैकेट में करके डाल देंगे। उसके बाद हमारा आता यूलिप। अगर हमने कोई LIC या किसी भी कंपनी का बीमा कंपनी का यूलिप प्लान ले रखा है तो हम उसका अमाउंट यहाँ भरेंगे और उसका भी पॉलिसी नंबर डाल देंगे। मैंने वैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कुछ अमाउंट डाल रखे हैं, आप अपने अनुसार जो भी आपने सेविंग कर रखी वह अमाउंट यहाँ कॉलम बाय कॉलम भरेंगे। उसके बाद हमारा होता है PPF। PPF में अगर हम कुछ पैसा जमा कर रहे हैं तो वह PPF अमाउंट भी हम डालेंगे 1 साल का पूरा, और यहाँ पर हम उसका अकाउंट नंबर भी मेंशन करेंगे। इसी के साथ ही आता है हमारा बैंक FD जो 5 वर्ष से अधिक हमने कर रखी है वह भी हमारी सेविंग के अंतर्गत आती है। तो हमारी जो भी FD होगी 5 वर्ष से अधिक वाली उसका अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे और किस अकाउंट के अंतर्गत हमने उसको FD करा रखा है वह अकाउंट हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे। इसके बाद हमारी आती है NSC के अंतर्गत राशि।
तो हम अगर कोई NSC हमने कर रखी है तो वह भी हम अमाउंट डाल देंगे और उसका अकाउंट नंबर भी हम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आता है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना आप सभी जानते हैं कि सरकार ने हमको हमारी 2 लड़कियों के लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना चालू की है, जिस पे हमको 7.5% ब्याज मिलता है। अगर हमारी लड़कियां हैं, 1 या 2 लड़कियां हैं और हम उनका पैसा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत डिपॉजिट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, तो हम जो भी 1 साल में पैसा सेव करते हैं वह हम अमाउंट यहाँ डाल देंगे। और अगर हमारी 2 लड़कियाँ हैं तो हम दोनों का अकाउंट अलग अलग दिखा देंगे, और अगर हमारे पास एक ही लड़की है तो हम उसका जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे, जिस अकाउंट में हमने उसका सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुला रखा है। इसके बाद आता है मेडिक्लेम। तो अगर हमने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है तो हम उसका अमाउंट यहाँ डालेंगे और उसका भी यहाँ पे नंबर डाल देंगे। उसके बाद आता है हमारा शिक्षा शुल्क, जिसको हम ट्यूशन फीस कहते हैं। यहाँ पर शिक्षा शुल्क जो हमारा होता है वह 1000-1200 के रुपये के लगभग होता है एक बच्चे का। तो वह हम अगर हमारा 1 बच्चा है तो हम 1 बच्चे का डालेंगे, 2 बच्चा है तो 2 बच्चे का डालेंगे। जो हमको अधिकतम 2 बच्चे का मिलता है वो उसके लिए हमको स्कूल से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं या अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग स्कूलों का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा या 1200-2400 रुपये वो हम यहाँ डाल देंगे और सर्टिफिकेट दोनों का या एक का लगा देंगे, जो भी होगा आप अपने अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद अतिरिक्त अन्य कोई घोषणा, अगर आपके पास कोई और भी सेविंग कर रखे हैं तो आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। उसका पूरा ब्यौरा देंगे यहाँ पे कि हमने किस अंतर्गत सेविंग कर रखी है या किस मद के अंतर्गत सेविंग कर रखी है, वह हम डालेंगे। उसके बाद हमारा आता है HBA ब्याज की राशि, मतलब होम लोन। तो हम यहाँ होम लोन का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वह हम बैंक से ले लेंगे। आजकल तो ऑनलाइन भी निकल जाता है, तो आप उसको ऑनलाइन निकाल लेंगे। उसमें अलग अलग बाकायदा बायफरकेट करके दिखाता है कि आपका इस साल का जो है ब्याज कितना होगा और मूलधन आप कितना जमा करेंगे अपने लोन पे। तो हम यहाँ पर अलग अलग दिखाएंगे। ब्याज वाली राशि हम HBA ब्याज की राशि पे दिखाएंगे और उसका मूलधन वाली राशि जो हमने जो अपने लोन में जो मूलधन वापसी किया है वो हम यहाँ पे भर देंगे, जिसमें हमारा जो है ब्याज जो है एक अलग सेक्शन में चला जाएगा सेविंग में, और हमारा मूलधन जो है जो हमारा 1.5 लाख की सेविंग होती है 80 CC के अंतर्गत उसके तहत जुड़ जाएगा। इसके बाद आता है अन्य कोई बचत / व्यय जो आयकर की अन्य धाराओं में छूट के लिए मान्य हो। यानी अगर आप और भी कोई जैसे डोनेशन कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं या किसी को डोनेशन के तहत या गिफ्ट के तहत आपने कुछ दिया है और वह आयकर के छूट में आता है, तो हम उसको यहाँ मेंशन करेंगे, उसका अमाउंट मेंशन करेंगे और उसको बाकायदा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद हम पूरा ये टोटल अपना जोड़ लेंगे कि हमारी जो सेविंग है वह कुल टोटल कितनी है। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कुल रुपया या टोटल करके जो भी है टोटल लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपसे मांग रहा है। मैं घोषणा करता हूँ करती हूँ कि मैंने उक्त बचत व्यय के संबंध में वांछित प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न कर दिए हैं। क्रम संख्या के संबंध में वांछित प्रपत्र 31/3/2024 से पूर्व जमा करा दूंगा या करा दूंगी। तो जैसा कि यहाँ पे ये दे रखा हो क्रम संख्या इतने के तहत जो वांछित प्रपत्र हैं जमा करवा दूंगी या करा दूंगा, तो उसका मतलब यह है कि अगर अभी आपके पास कुछ यहाँ पे जो आप सेविंग दिखा रहे हैं उसके जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो उन सर्टिफिकेट को हम जो है 31 मार्च 2024 से पहले हमको अपने डिवीज़न ऑफिस में हमको भेजना है कि हमने इस मद के तहत सेविंग दिखाई थी और उसका ये डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हमारे पास है जो हम जमा कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है, जैसे हमारा ELSS है, अगर हम ELSS मतलब से SIP के तहत जो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो मंथली SIP होती है, और मंथली SIP में अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो एक महीने में अगर हम 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 महीने का हमारा 60,000 होता है। तो अभी नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, अगर हमारा अभी तक जो है 40-45,000 डिपॉजिट हुआ तो आगे भी जो है 2-3-4 महीने में इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो हमारे पास इसकी पूरी रसीदें हमारे पास नहीं होंगी। तो इसके लिए हम इसको बाद में 31 मार्च 2024 से पहले हमको ऑफिस में जमा करना है। उसके बाद हमारा LIC की ऐसी हो सकती है, क्योंकि LIC क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है। तो एक साथ सभी की रसीदें एक साथ जमा करना संभव नहीं है, तो यह भी हम बाद में 31 मार्च 2024 से पहले हम जमा करने का डिक्लेरेशन हम यहाँ पे देंगे। और भी आपके साथ कई सारे ऐसे कॉलम हैं जिनमें आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उनको भी आप यहाँ पे मेंशन करके
31 मार्च 2024 से पहले या फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करने रहेंगे। उसके बाद दे रखा है नीचे अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी के हस्ताक्षर, तो हम यहाँ अपना नाम करेंगे, तो यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पद लिख देंगे, वैसे हमने सब ऊपर डाल रखा लेकिन एक बार हम दोबारा भी डाल देंगे। यहाँ पे पद डाल देंगे, अपना विभाग डाल देंगे और किस डेट को हम दे रहे हैं ये हम दे देंगे। उसके बाद हम इसके साथ में जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो हम लगा रहे हैं उसकी छाया प्रति या ओरिजिनल जो भी हम लगा रहे हैं उसके साथ इसको संलग्न कर देंगे। अपने जो है हेड ऑफ इंचार्ज से इसको फॉरवर्ड करा लेंगे। उसके बाद अपने डिवीज़न के बिल क्लर्क या डिवीज़न ऑफिस में जिसको भी जाता है उसको हम भेज देंगे, जिससे हमारा जो इनकम टैक्स जो हमारी सैलरी से कटने वाला होता है वह इस सेविंग को देखते हुए हमारी जो है डिडक्शन जो हमारा सैलरी से होने वाला है वह उसी के अनुसार कम हो जाता है, जिससे हमको एक बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। क्योंकि अगर हमारा जो इनकम टैक्स एकदम कटने लगता है तो हमको बड़ी दिक्कतें होने लगती फाइनेंशियल। तो यह फार्म भरने से या डिक्लेरेशन देने से हमको बहुत बड़ी राहत हो जाती है कि हमारा जो इनकम टैक्स जो हमारी सैलरी से कटता है 20-20, 25-25 हज़ार या 40-40, 50-50 हज़ार रुपये जिसका भी जैसे भी टैक्स बनता है, तो अगर हम सेविंग पहले से दिखा देते हैं तो उसी हिसाब से वह कम कटता है, जिससे हमको जो है बहुत बड़ी फाइनेंशियल राहत हो जाती है। तो दोस्तों यही था एक सही तरीका अपना सेविंग डिक्लेरेशन फार्म भरने का, जिसको हम भरने के बाद अपने डिवीज़न ऑफिस को भेजकर अपनी सेविंग घोषित कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिडक्शन में हमको छूट मिल सकती है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।